नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तूफान रागासा की कि आखिर ये जो तूफान है ये आखिर क्यों कहा जा रहा है कि इसने अब तांडव मचा दिया है और ये भारी तबाही लाने वाला है। इसी तूफान की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर दुनिया का कौन सा क्षेत्र है जहां से ये जो तूफान है इसकी उत्पत्ति हुई है और बड़े स्तर पे देखेंगे कि आखिर किन क्षेत्रों को ये प्रभावित करने वाला है। तो डिटेल में इसके बारे में, इस न्यूज़ के बारे में जानकारी लेंगे, देखेंगे क्यों इसे टाइफून कहा जा रहा है, सुपर टाइफून कहा जा रहा है। तो जो वर्गीकरण है उसे भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो वहां की जो भी भौगोलिक अवस्थिति है उसके बारे में भी बेसिक जानकारी लेंगे। इसके प्रभाव क्षेत्र और जो प्रभाव होने वाले हैं और उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम बात कर लेंगे कि ये पूरा जो क्षेत्र है कि आखिर इस तरह के जो भी तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, आखिर इनके भौगोलिक पक्ष क्या हैं। दूसरी बात, इनसे कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हो पाती हैं, इससे क्या हम सीख ले सकते हैं। भारत के लिए इस तूफान का क्या निहितार्थ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखेंगे कि आखिर क्या इसका कोई प्रभाव देखने को मिल सकता है, जैसे कि व्यापार पर आखिर क्या प्रभाव हो सकता है, या रागासा जो ये तूफान है इसका क्या भारत पे भी कोई महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा जो चक्रवात होता है उस पर हम बात करेंगे, प्रति चक्रवात की बात करेंगे। इसके लिए जो भी अनुकूल दशाएं हैं और दुनिया भर में जो अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के जो भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनके जो नाम हैं वो किस आधार पर रखे जाते हैं, या फिर जो चक्रवात होते हैं उनके जो नामकरण होते हैं वो किस आधार पर, किस प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं, क्यों अनिवार्य हो जाता है नामकरण करना और नामकरण कौन करता है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिस पर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो तूफान जो रागासा है, जिसे एक तरह से सुपर टाइफून के स्तर पे कहा जा रहा है, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हम लेंगे। न्यूज आपके सामने है, क्योंकि जो तूफान रागासा है इसका जो तांडव है वो अब देखने को मिल रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये भारी तबाही मचा रहा है। इस तरह की जो न्यूज़ है वो देखने को मिल रही है और इसी कारण से देखें तो इसमें जो हवा की स्पीड है ये बताई गई है कि 295 किलोमीटर की स्पीड से हवा इसमें क्या हो रही है, चल रही है और आगे भी चलने की संभावना बताई जा रही है। तो इस कारण से देखें तो ये न्यूज़ चर्चा में है। इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। नवरात्रि स्पेशल ऑफर के तहत जो भी संस्कृति आईएएस है उसके द्वारा जो ऑप्शनल कोर्स संचालित किए जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन पर महत्वपूर्ण मोर देन 60% की छूट दी जा रही है। और अगर ये छूट आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय सीमा ध्यान रखनी है। 25 से लेकर 28 सितंबर 2025 के बीच में ये जो ऑफर है ये वैलिड है। और भी अधिक कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यूज़ की बात करेंगे, क्योंकि खासतौर पे जो 295 किलोमीटर के स्पीड से कहा जा रहा है कि जो हवा का वेग है वो इसमें देखने को मिल रहा है, तो इस कारण से कहा जा रहा है कि ये एक भीषण तूफान का कहीं ना कहीं एक जो रूप है वो ये रागासा प्रकट चुका है। और इसने जो बड़े स्तर पे देखेंगे तो मचाई है तबाही, और स्कूल, एयरपोर्ट, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो एक तरह से बंद हो चुकी हैं। और ये जो तूफान है ये एक तरह से दक्षिण चीन सागर जो है वहीं से ये इसकी शक्तिशाली जो उत्पत्ति है वो देखने को मिला। और ये भी कहा जा रहा है कि इस साल का ये सबसे पावरफुल क्या है, तूफान है, सबसे शक्तिशाली तूफान माना जा रहा है, जिसमें अब तक फिलीपींस के साथ कई सारे जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको एक तरह से हिला कर रख दिया। और तूफान की भयावहता को देखते हुए हांगकांग या जो भी अलग अलग यहाँ पर तटीय जो देश हैं वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं उन्हें एक तरह से बंद रखने का आदेश दे दिया गया है। तो इस कारण से देखेंगे तो ये बड़ा ही चर्चा में कहा जा रहा है कि ये सुपर टाइफून है। तो ये जो सुपर टाइफून है ये भारत के पड़ोसी देश जो चीन है, चीन की तरफ से तेजी से देखें तो उसकी तरफ बढ़ते जा रहा है। और फिलीपींस में इसकी जो स्पीड है वो सबसे अधिक अभी तक दर्ज की गई है। ये कहा गया कि 295 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह की बात यहाँ पर देखने को मिली है। और दक्षिण चीन सागर के कई सारे जो आइलैंड हैं वहाँ पर एक तरह से जो स्थिति है, वहाँ पर जो जनजीवन है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। जबकि मकाऊ, हांगकांग जैसे बड़े जो क्षेत्र है वहाँ पर स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट्स या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, पब्लिक प्लेसेस एक तरह से बंद कर दी गई हैं।
जो तूफान है उसकी भयावहता की आशंका के मद्देनजर दक्षिण पूर्वी प्रांत जो फुजियान है वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। और इस कारण से कहा जा रहा है कि इस तूफान के कारण लगभग 4 लाख लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से सुरक्षित शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस कारण से देखें तो ये न्यूज खास तौर पे चर्चा में बनी हुई है। यही नहीं, इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें देखने को मिल रही है। जैसे अगर आप देखेंगे कि फिलीपींस में बड़े पैमाने पर इससे क्षति होने की बात कही जा रही है। तो फिलीपींस का जो नक्शा है वो आप देख सकते हैं, एक तरह से छोटा सा ही आइलैंड वाला देश है, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित इसके क्षेत्र हो रहे हैं, अगर थोड़ा सा इसके बड़े मैप की बात करेंगे तो ये पूरा आइलैंड वाला रीजन है। और ख़ास तौर पे देखेंगे तो यहाँ पर जो साउथ चाइना से सी से क्या है कि इस तूफान की उत्पत्ति हुई है। तो सबसे नियरेस्ट जो क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो क्या है, वो फिलीपींस वाला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो भी नियरेस्ट यहाँ पर क्षेत्र है वो प्रभावित माने जा रहे हैं। तो रागासा की वजह से देखेंगे तो फिलीपींस में तो बड़े स्तर की जो तबाही है वो देखने को मिल रही है। और कई इलाके में देखेंगे तो बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो यहाँ पर गिर चुके हैं, कई इमारतों की जो छतें हैं वो उड़ गई हैं। बड़े पैमाने पर देखेंगे तो यहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी जो स्थिति है, जो घटना है वो भी देखने को मिली है। और उत्तरी फिलीपींस में देखेंगे तो इधर वाला जो क्षेत्र है, चूंकि इस क्षेत्र की जो नज़दीकी है उस कारण से यहाँ पर अधिक मात्रा में भूस्खलन होने से कई सारे लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। हजारों लोग घर बार छोड़कर एक तरह से सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और हांगकांग का जो मौसम है उस मौसम विज्ञान के अनुसार देखें तो वहाँ पर ये कहा गया कि सुपर टाइफून जो है ये दक्षिण चीन सागर होते हुए ये पश्चिम की ओर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। और इसका जो इम्पैक्ट है ये बड़े स्तर पे देखने को मिल रहा है। फिलीपींस समेत जो भी पड़ोसी, जैसे मलेशिया की बात करें या इधर के जो क्षेत्र है वहाँ पर पूरा देश प्रभावित हो रहा है। और इस कारण से देखेंगे तो इन क्षेत्रों का जो हवाई संचालन है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है। और अब ये जो तूफान है ये कहाँ बढ़ रहा है, तो ये चीन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और इसी कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इसमें स्पीड जो है हवा की वो सबसे अधिक मानी जा रही है। और इस कारण से देखें तो इसे सुपर जो कह सकते हैं साइक्लोन है उस रूप में इसे जारी किया गया। तो इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है वो हम देख सकते हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अब तक के जो भी तीव्र तूफान आए हैं उनमें ये बड़े स्तर पे माना जा रहा है। और फिलीपींस में आने वाला 14वां जो सबसे बड़ा तूफान है उस रूप में इसे डिफाइन किया जा रहा है। कुछ भौगोलिक पहलुओं की बात करेंगे तो जैसे जो टाइफून है ये नाम अलग अलग स्तरों पर रखे जाते हैं। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में देखेंगे तो जो ईस्ट साउथ चाइना सी है उसमें बनने के कारण इसे कहा जा रहा है कि ये क्या है, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। भारत में यही जो घटना है ये साइक्लोन के रूप में जानी जाती है, अमेरिका में हरिकेन कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो दुनिया में इस तरह के जो भी तूफान आते हैं उनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं। अगर निर्माण की बात करेंगे तो जब जलीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है और समुद्री सतह का जो तापमान है वो अधिक होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, वायुमंडलीय अस्थिरता देखने को मिलती है, कोरियालिस बल का प्रभाव सामान्य तौर पे देखने को मिलता है 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांश के बीच में, तब इस तरह के जो साइक्लोन है ये इनकी उत्पत्ति होती है। और इसी कारण से बड़े स्तर पे इनसे हानि भी होती है और इस कारण से कई सारी जो चुनौतियां हैं वो देखने को मिलती हैं। जैसे कहा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो वृक्ष वनस्पति हैं वो डैमेज हुए, लैंडस्लाइड हुआ है और इस कारण से काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। तो इस तरह का भारी जनहानि या संपत्ति जो है एसेट डैमेज होता है। तटीय जो शहरीकरण है यानी कि जो कोस्टल रीजन में बसे हुए जो शहर हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें पहुंचता है। एयर और समुद्री जो परिवहन है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आवागमन है, जो व्यापार है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। अगर इस तरह के तूफानों से अगर सीख लेने की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि अर्ली जो वार्निंग सिस्टम है उसे या एवैक्यूएशन जो प्लान्स है कि बाहर निकाले जाने की बात है कि अगर पहले से जो भी मौसम विज्ञान संस्थाएं हैं जो जानकारी देती हैं उसके आधार पर वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए और इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी मल्टी नोडल जो प्रिपेयर्डनेस है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के स्तर पर देखें या जो भी वैज्ञानिक संस्थाएं उनके स्तर पर। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारतीय महासागर क्षेत्र में भी सुपर जो साइक्लोन्स हैं उनकी स्थिति कई बार देखने को मिली
मिली है। तो इस कारण से भारत के लिए इस तरह के जो भी तूफान है ये सीख लेने की बात करते हैं कि ताकि हम अपने जो भी कोस्टल डिजास्टर क्षेत्र से जुड़े हुए जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, उसे बेहतर करें, निगरानी या फिर अर्ली वार्निंग जैसे सिस्टम जो है उन्हें पहले से बेहतर रखें। अगर थोड़ा सा इसके इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो जो भी भू राजनीतिक है उस पर जो प्रभाव है, तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि साउथ चाइना सी से काफ़ी बड़े स्तर पे एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होता है, तो इस कारण से वहाँ पर स्थितियाँ अब विपरीत हैं। तो बड़े स्तर पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो प्रभावित हो सकता है और ग्लोबली इसका जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित होगा। इस कारण से वैश्विक स्तर पे जो ट्रेड है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। चीन, फिलीपींस, हांगकांग, मकाऊ जैसे जो आर्थिक गतिविधियों वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरी तरह से जो सप्लाई चेन है वो एक तरह से ठप पड़ी है। तो इस कारण से एक तरह से रीजनल स्तर पे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये बात कही जा रही है और एक तरह से जो चीन है, चीन से आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि ये जो तूफान है अब ये चीन की तरफ बढ़ रहा है, तो चीन से जिन क्षेत्रों के आर्थिक व्यापार या जो भी संबंध होंगे वो आने वाले समय में प्रभावित हो सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो प्रत्यक्ष प्रभाव भले ही भारत पर डायरेक्टली इस रागासा का ना पड़े, लेकिन जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित हो सकता है। शिपिंग, एविएशन, ट्रेड, इन सभी पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? तो जो साउथ चाइना सी है, जो दक्षिण चीन सागर है, इसके तहत अगर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पे जो वैश्विक ट्रेड है उसका व्यापार होता है, या कह सकते हैं कि दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 30% जो व्यापार होता है वो इसी रूट से होता है। तो इस कारण से देखेंगे तो इसका एक जियो पॉलिटिकल एक तरह से कह सकते हैं कि क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो भू राजनीतिक महत्व भी है क्योंकि सामरिक दृष्टिकोण से भी यह महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे तो ग्लोबल जो सप्लाई चेन है या फिर मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है उस पर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत की जो एक महत्वपूर्ण पहल है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अगर पूर्व की देखो जो नीति है भारत की, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये और इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है उसके तहत कई सारे क्षेत्रों में देखें तो आपदा सहयोग पर भारत के अलग अलग देशों के साथ एक रिलेशनशिप है। तो भारत इस पर अब हो सकता है कि जो भी जिन देशों के साथ या जिन समूहों के साथ इस तरह के एग्रीमेंट हो तो वहाँ पर सहायता पहुँचाने का अब काम करेगा। अगर ग्लोबल स्तर पर जो पूरा इंफ्रा है उसकी अगर बात करें तो सेंडई जो फ्रेमवर्क है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। WMO की जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। एशियन डिजास्टर जो मैनेजमेंट सेंटर है, जो क्षेत्रीय सहयोग का एक मंच है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिम्स्टेक या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण योगदान है वो आपको थोड़ा सा एक बार रिकॉल करना चाहिए। तो ये बेसिक न्यूज़ है, इसमें जुड़े हुए जो भी रिलेटेड कंटेंट है उसकी अगर बात करें। साइक्लोन को हम समझ सकते हैं क्योंकि ये जो साइक्लोन या चक्रवात जो शब्द है ये क्या है, साइक्लोस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? तो ये साइक्लोस वर्ड से बना हुआ है और इसी से इसकी उत्पत्ति साइक्लोन हुआ है, जिसका एक तरह से जो मीनिंग होता है, ये जो साइक्लोस होता है जैसे सांप कुंडली मारता है वो वही मीनिंग इसका होता है। और मूल रूप से अगर देखेंगे तो इसके केंद्र में क्या होता है कि निम्न जो दाब क्षेत्र होता है, जो लो प्रेशर होता है वो डेवलप होता है वायुमंडलीय, और इसके आसपास पूरा जो वायुमंडलीय विक्षोभ है उस कारण से पूरी उत्पत्ति इसकी होती है। और आमतौर पर इनके साथ देखेंगे तो भयंकर जो तूफान है, गंभीर जो मौसम है वो स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। चक्रवात न केवल पृथ्वी पर दिखता है बल्कि इसकी जो उत्पत्ति है अन्य ग्रहों जैसे मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून जैसे ग्रहों पर भी उत्पत्ति इसकी होती है। चक्रवात पूरी तरह से देखेंगे तो एक तेज वलयाकार तूफान के रूप में इसकी उत्पत्ति होती है और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो इसके जो नाम है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म महासागरों के ऊपर बनता है जब जलीय सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। ये कहा जाता है वायुमंडलीय दाब के कारण ये बनता है और तेज हवाओं के रूप में ये आगे बढ़ता है। और अगर अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे इसके नाम की, तो इधर आप देख सकते हैं कि जो हरिकेन कहा जाता है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले सटे हुए जो जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर इसे इस नाम से जाना जाता है। जबकि वहीं इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर इसे साइक्लोन कहा जाता है। इधर अगर साउथ चाइना सी वाले सेक्टर में आएंगे तो इसे टाइफून कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे टाइफू या बिलीबिलीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो इसके नाम अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इधर ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्रों में आएंगे तो इसी
साइक्लोन का जो नाम हो जाता है वो बदल जाता है। यहाँ पर इसे बिल्ली बिल्ली के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर कुछ क्षेत्रों में जाएंगे तो टाइफून, टाइफू या इस तरह के टार्नेडो जैसे जो नाम है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे, पश्चिम अफ्रीका इधर वाला जो पूरा क्षेत्र यहाँ पर जाएंगे तो इसे टार्नेडो के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो अलग अलग इसके नाम रखे जाते हैं। तो थोड़ा कुछ और जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे विशेषता की बात करेंगे जो चक्रवात हैं, अगर चक्रवातों की विशेषता की हम बात करें तो इन सभी प्रकार के जो चक्रवात हैं अलग अलग दुनिया के जो विभिन्न सागरीय क्षेत्र में जिनकी उत्पत्ति होती है, इनके वैज्ञानिक नाम को उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है इस नाम से जाना जाता है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से क्या किया जाता है, एक तरह से इसका जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। जो भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है ये क्या होती है कि उत्तर और दक्षिण जो गोलार्ध है वहाँ पर 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 15 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है। यानी ये इक्वेटर हो गया तो यहाँ पर अगर मान लिया कि ये 8 डिग्री अक्षांश है तो 8 डिग्री से लेकर 15 डिग्री अक्षांश, और ये दोनों गोलार्धों में होता है। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक ऐसे ही आपको दक्षिण गोलार्ध में भी देखने को मिल सकता है। ये महासागर के पश्चिम भाग में इनकी उत्पत्ति होती है। सामान्य तौर पे यही देखने को मिलेगा जहां तापमान पूर्वी भागों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी स्थिति वही देखने को मिलेगा। देखिए जहाँ भी देखेंगे जो भी बड़े जलीय क्षेत्र होते हैं उसके सामान्य तौर पे पश्चिम जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका तापमान क्या होता है कि पूर्वी भाग की अपेक्षा देखेंगे तो अधिक होता है, और तापमान ही यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर होता है। ये कहा जाता है कि तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक होता है तो इनकी उत्पत्ति देखने को मिलती है। यही नहीं, ये भी इसमें महत्वपूर्ण तौर पे कहा गया है कि अलग अलग गोलार्धों में इनकी जो एक तरह से दिशा की बात करें वो अलग अलग होती है। जैसे अगर उत्तरी गोलार्ध में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिशा होती है ये क्या होती है, ये वामावर्त होती है, और यहाँ पर अगर दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे तो ये दक्षिणावर्त होती है। यानी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होती है और यहाँ पर क्लॉकवाइज होती है। तो ये इसका डायरेक्शन भी होता है। ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उनके फॉर्मेशन को भी आप डिटेल में देख सकते हैं। जो भी इसके निर्माण के कारक होते हैं, पहले हमने बताया कि जो टेम्परेचर है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। लगभग 27 डिग्री सेल्सियस जब तापमान होता है समुद्री सतह का तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। मध्य क्षोभ मंडल में एक तरह से मूल तौर पे जो उच्च नमी है वो होने के बाद, और हवा की जो औसत गति है ये कहा जाता है कि वो 120 किलोमीटर पर आवर जब होती है तब ये देखने को मिलता है। और घूर्णन आरंभ करने के लिए क्या होता है कि जो कोरियालिस फोर्स है वो यहाँ पर एक तरह से देखें तो उसकी जो मौजूदगी है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर कोरियालिस बल का भी मान होना चाहिए। एक प्रारंभिक जो लो प्रेशर है उसकी उत्पत्ति होने के बाद ही इसकी उत्पत्ति होती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को भी देख सकते हैं। जैसे साइक्लोन जब हम देखते हैं तो उसके सेंटर में लो प्रेशर होता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, जबकि एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। और अलग अलग स्तर पे देखेंगे तो डायरेक्शन भी देख सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जब चक्रवात होता है तो चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है वो क्या होती है, वो वामावर्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त होती है। ठीक इसके उल्टा स्थिति आपको एंटी क्लॉक में, एंटी जो साइक्लोन है उसमें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा हवा की स्पीड से तय होता है क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हवा होती है उसकी जो स्पीड होती है उसी से तय होता है कि कौन सा जो साइक्लोन है वो कितना खतरनाक हो सकता है। कैटेगरीज इनकी तय की जाती है। जैसे स्पीड की बात कही जाती है कि कम खतरनाक का मतलब होता है कि 119 से लेकर 153 किलोमीटर पर आवर। उसके अलावा आप देखेंगे तो ये स्पीड धीरे धीरे बढ़ जाती है। अलग अलग कैटेगरीज मानी गई हैं, और सबसे जो खतरनाक मानी जाती है विनाशकारी वो 250 से लेकर अधिक स्पीड वाली जो हवा वाले जो तूफान होते हैं। भारत के कुछ महत्वपूर्ण इलाके हैं जो इस तरह के तूफानों से प्रभावित होते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे क्योंकि कोस्टल रीजन सबसे अधिक प्रभावित होता है तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों में देखेंगे तो ये वाला कुछ सेक्टर है जो क्या होते हैं, इस तरह के तूफानों से प्रभावित होते हैं। इधर आप देखें गुजरात और महाराष्ट्र राजस्थान वाले कुछ सेक्टर्स हैं जो प्रभावित होते हैं। इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये प्रभावित क्षेत्रों में माने जाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि जो चक्रवात हैं इनका जो नामकरण है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
तो ये कैसे निर्धारित होता है? क्योंकि आए दिने हम कोई ना कोई इस तरह के चक्रवात या तूफान का हम चर्चा सुनते हैं कि इस क्षेत्र में इस तरह का तूफान आ रहा है। कुछ खतरनाक होते हैं, कुछ कम खतरनाक होते हैं, यानी जिनके प्रभाव कम होते हैं, कुछ के अधिक होते हैं। और भारत के अगर सिनेरियो में देखेंगे तो इस तरह के तूफान जो है सामान्य तौर पे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर सामान्य तौर पे देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों जो सेक्टर्स हैं, दोनों जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे अधिक तूफान जो भारत के स्तर पे देखें तो देखने को मिलते हैं। तो इन तूफानों से भारत के पश्चिमी और पूर्वी जो दोनों तरह के जो छोर हैं वो प्रभावित हुए। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि इन तूफानों को कैसे नाम दे दिया जाता है, या फिर इनके नाम दिए जाने की जो एक पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो है क्या? तो आज इस एपिसोड में थोड़ा सा इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो नाम है वो दिए जाते हैं। जैसे अगर चक्रवातों के नामकरण की बात करें कि ये क्यों नाम दिया जाना जरूरी है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर चक्रवातों को नाम क्यों दिया जाए। तो देखिए, चक्रवातों के संदर्भ में कोई एक नाम देना या जो कारण है वो महत्वपूर्ण नहीं है। यदि किसी क्षेत्र में एक साथ एक से अधिक जो चक्रवात हैं वो अगर आ जाते हैं तो फिर क्या होगा कि सबको हम चक्रवात या साइक्लोन या जैसे कहीं टार्नेडो वाला जो क्षेत्र है वहाँ टार्नेडो बोलेंगे, या फिर विली बिलीज बोलेंगे, या हरिकेन बोलेंगे। तो फिर क्या होगा कि अंतर हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से एक ही क्षेत्र में एक से अधिक अगर तूफान आए, चक्रवात आए, तो उनके नामकरण करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह की बात कही जाती है। साथ ही नामकरण के कारण लोगों को इससे एक अवेयर करने या आपदा की जो तैयारियां हैं वो करने में मदद मिलती है। जैसे रागासा नाम दिया गया है। ऐसे क्या होता है कि जैसे पहले से भी बहुत सारे साइक्लोन हैं तो लोगों को पता है, जैसे दाना बहुत पॉपुलर हुआ था, तो अब क्या है कि नया जो नाम है वो देने के बाद लोग क्लियर हो जाते हैं कि ये लेटेस्ट अभी वाला साइक्लोन है। तो इस कारण से ये नाम दिए जाते हैं। यदि किसी चक्रवात में गति जो है वो 34 जो 34 समुद्री मील प्रति घंटे से अधिक हो जाती है तो उसका जो नाम है वो देना आवश्यक हो जाता है। और यदि तूफान की गति एक तरह से देखें तो और भी अगर अधिक हो जाती है तो फिर इनके नाम भी अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण कर दिया जाता है। अब इसमें अगर हम देखेंगे कि आखिर जो नामकरण है ये कौन करता है, तो दुनिया भर में किसी भी महासागरीय बेसिन में बनने वाले जो चक्रवात हैं उनका जो नामकरण है वो क्षेत्रीय विशिष्ट जो मौसम विज्ञान केंद्र होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले जो अलर्टनेस वाले जो सेंटर होते हैं, उनके द्वारा इस तरह के नाम दिए जाने का प्रक्रिया पहले देखने को मिलता था। दुनिया भर में कुल इस तरह के देखेंगे तो खास तौर पे आप देखेंगे विशिष्ट जो मौसम विज्ञान केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं, जिनमें से भारतीय मौसम विज्ञान जो केंद्र है वो भी इन सेंटर्स में शामिल है। विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, WMO बोलते हैं, और एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र जो आर्थिक और जो सामाजिक आयोग है वो वर्ष 2000 से जो भी चक्रवाती जो तूफान है, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, उनका नामकरण करते आए। और भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है ये बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आने वाले चक्रवातों का नामकरण करता है। यही नहीं, ये क्षेत्र 12 अन्य देशों के जो चक्रवात है, जो तूफान है, उनके विकास के संदर्भ में भी परामर्श या जो भी सजेशन है वो जारी करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कैसे रखे जाते हैं चक्रवातों के नाम, तो इसकी अगर शुरुआत की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं वो विश्व मौसम विज्ञान जैसे संगठन का एक अंतर्राष्ट्रीय समिति के द्वारा चक्रवातों का जो पूरी लिस्टिंग है, जो नाम है, उसका रख रखाव किया जाता है। पहले चक्रवातों की जो लिस्टिंग होती थी वो एक तरह से महिलाओं के नाम पर एक तरह से रख दिया जाता था। बाद में फिर महिला और पुरुष दोनों के नाम पर ये नाम रखे जाने शुरू हो गए। आरंभ में अक्षांश या देशांतर के आधार पर एक तरह से नामकरण कर दिया जाता था। भ्रम की स्थिति होने के बाद देखें तो इनका नामकरण का जो एक परिवर्तन है वो देखने को मिला। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देखें तो ऑस्ट्रेलियाई जो मौसम विज्ञानी हैं उन्होंने महिलाओं के नाम पर नामकरण शुरू कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि स्थितियां बदली हैं, अब पुरुष और महिला दोनों के नाम पर इनका नामकरण कर दिया जाता है। उत्तरी हिंद महासागर की अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ नामकरण की जो शुरुआत है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र जो आर्थिक सामाजिक जो आयोग है
एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसके द्वारा 2004 से शुरू कर दिया गया। इसमें देखेंगे तो दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं, जैसे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। तो मूल रूप से यही कहा गया कि यहाँ के आसपास से जितने भी देशों एक तरह से जुड़े हुए हैं वो सब इसमें लगभग 13 देश शामिल हैं और पहले ही नामों की जो सूची है वो तैयार कर नामकरण करने वाले जो समिति है उसको ये दे देते हैं और ये समिति फिर इस सूची में से देश का जो नाम है वो एक अल्फाबेटिकल आर्डर पे वर्ण जो माला होता है उसके क्रम के हिसाब से चक्रवातों का जो नामकरण है वो प्रस्तुत करती है। तो इस तरह से इसके बारे में बेसिक जानकारी हम देख सकते हैं। चक्रवातों के जो नाम है वो चुनते समय देखें तो देशों को कुछ नियमों का पालन करना होता है। जो भी प्रस्तावित नाम है वो किसी राजनीति या फिर इस तरह के राजनीतिक जो हस्तियां हैं, जो धार्मिक विश्वास हैं, संस्कृति है, जो जेंडर है, उससे वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी उनके नाम पर नहीं होना चाहिए। नाम जो है वो इस तरह से चुना जाना चाहिए कि इससे विश्व भर में किसी भी जनसंख्या समूह की जो भावनाएं हैं, किसी वर्ग विशेष को कोई ठेस न पहुंचे और ये बहुत ही असभ्य या क्रूर नाम नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ही रेडिकुलस नाम नहीं रखे जाने चाहिए। सौम्य और सिंपल नाम छोटे रखे जाने चाहिए। ये संक्षिप्त उच्चारण में आसान होना चाहिए, जैसे रागासा कहा जा रहा है, दाना कहा जा रहा है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम रखे जाते हैं और किसी भी सदस्य देश के लिए आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। मान लिया कि किसी देश के लिए कोई नाम बड़ा ही देखें तो एक तरह से पसंद नहीं है, वहाँ पर लोग पसंद नहीं करते या किसी कारण से वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस तरह के नाम नहीं रखे जाने चाहिए। और नाम की अधिकतम जो लंबाई है ये कहा गया कि वो 8 अक्षर यानी 8 लेटर ही होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होने चाहिए, या तो उससे छोटे या उसके बराबर तक हो सकते हैं। प्रस्तावित जो नाम है वो उस नाम के उच्चारण और ध्वनि सहित जो उपलब्ध है वो उपलब्ध कराया जाता है। जैसे अलग अलग जब नाम की बात करेंगे तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखें तो बहुत सारे जो नाम हैं, जैसे अलग अलग जो देश हैं वो नाम प्रस्तुत करते हैं, समिति को भेजते हैं और अल्फाबेटिकल के क्रम में जिसका जो नाम क्रम आते जाता है फिर वो नाम समिति क्या करती है वो उसे पिक करते जाती है। और हिंद महासागर क्षेत्र में उठने वाले जो भी चक्रवात है वो अक्सर देखें तो भारत को प्रभावित करते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं जो इसके मेंबर्स हैं, उनके द्वारा जो नाम है वो दिए जाते हैं और उसके बाद फिर क्या किया जाता है कि उस चक्रवात का नाम उनमें से एक चुनकर दे दिया जाता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो देखने को मिले, लेकिन खास तौर पे ध्यान यही देने वाली बात है कि वो जो नाम प्रस्तावित होता है वो किसी भी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, धार्मिक विश्वास से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, लिंग या इस तरह के जो भी चीज़ें हैं उनसे पूरी तरह से न्यूट्रल होना चाहिए। दुनिया भर के लोगों के किसी भी समूह की जो भावनाएं हैं वो आहत नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ें खास तौर पर ध्यान देने वाली बात है। और पहले ही हमने बताया कि बहुत ही कठोर या रेडिकुलस टाइप का नाम नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उच्चारण आसान होना चाहिए और आपत्ति किसी को नहीं होने चाहिए, 8 लेटर का होना चाहिए। और इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर खास तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह से क्या होता है कि नामकरण किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर कैसे जो तूफान है, जो चक्रवात हैं, उनका नामकरण किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आज की चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, कौन सा ढांचा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वैश्विक स्तर पे कार्य करता है? क्योटो प्रोटोकॉल, सेंडई फ्रेमवर्क, कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। मेंस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सुपर टाइफून रागासा जैसी जो भी आपदाएं हैं न केवल प्रभावित देशों के लिए एक चुनौती है बल्कि वैश्विक जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके लिए भी क्या है, और भू राजनीति पर भी अपना असर डालती है। तो इसके संदर्भ में पूछा जा सकता है कि इसे और क्लेरिफाई करिए, इस कथन के दिए गए आशय को, यानी इसका मीनिंग क्या निकलता है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो इसे आप प्रैक्टिस भी करने के लिए देख सकते हैं और आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आज हमने देख लिया रागासा जो सुपर साइक्लोन है, इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी या फिर साइक्लोन से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।